स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 23 जून को पटना में विपक्षी नेता मिले, अब 12 जुलाई को शिमला में मिलेंगे। जो गर्मी में पटना में आए थे उनमें से कितने हिल स्टेशन शिमला पहुंचेंगे ये अभी तय नहीं है। अभी ये साफ हो गया है कि यूपीए का अंतिम संस्कार हो गया है और 2024 में एनडीए के सामने पीडीए उतरेगा। पीडीए को पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया है। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पेट्रियोटिक और डेमोक्रेटिक इन 2 शब्दों का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी का राष्ट्रवाद देशभक्तों के लिए खतरा है और मोदी लोकतंत्र विरोधी हैं, देश से लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस इस फुल फॉर्म में विपक्ष का यही नैरेटिव उभर कर सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस नाम को पहले ही लीक कर दिया था, लेकिन उनका पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था। बीजेपी ने पीडीए की अपनी फुल फॉर्म जारी कर दी है। वो इसे परिवारवादी दंगाई अलायंस या प्रॉपर्टी डिफेंस अलायंस कह रही है। बहरहाल पीडीए का स्वरूप क्या होगा और क्या सिर्फ नाम बदल देने से विपक्ष की राह आसान हो जाएगी? क्या पीडीए का नेतृत्व कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी भी कर सकती है? इन सारे विषयों पर होगी बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। पहले फेज की एकता के लिए सिर्फ केजरीवाल कांग्रेस में बात फंसी हुई है। हो सकता है ये मामला भी सुलझ जाए और साथ बैठने पर सहमति बन जाए, तो भी सत्ता के लिए जादुई आंकड़ा कहां से लाएगा विपक्ष? क्या अलायंस अध्यादेश से केजरीवाल को बचा पाएगा? क्या विपक्ष 2024 में मोदी को हटाने में कामयाब हो जाएगा? विपक्ष ने मोदी के खिलाफ गठबंधन को नाम दिया है पीडीए, यानी पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। विपक्ष राष्ट्रवाद और लोकतंत्र दोनों को जोड़कर मोदी को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो नंबर गेम का है। बीजेपी के पास अकेले 303 सीटें हैं, जबकि पूरे पीडीए के पास 136 सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास अकेले 37% वोट शेयर था। 2019 में बीजेपी को 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। पहले ये बताओ, अंग्रेजी में एक कहावत है, वुल्व्स हंट इन पैक्स, मतलब वुल्व क्या होता है? भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं। लेकिन भेड़िया ये नहीं चाहता कि शेर का शिकार होना। और जिस शेर पर बेटियों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, उस शेर का भेड़िए शिकार करने के संभव है। दरअसल ये गठबंधन मोदी के खिलाफ तो है ही, इसके साथ ही एक दूसरे को खुद की ताकत दिखाने का भी है। इसलिए जब केजरीवाल ने सोचा कि वो बैठक में दबाव बनाकर कांग्रेस से अपनी बात मनवा लेंगे, तब कांग्रेस ने केजरीवाल को बताना शुरू किया कि गठबंधन के नेता तो हम ही रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के आपसी मतभेद विपक्ष के कई नेताओं में है। इसलिए ये 12 जुलाई को ही तय हो पाएगा कि विपक्ष कैसे आपसी मतभेद भुलाकर मोदी को हराने के लिए क्या कॉमन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालता है। आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। तो आइए इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू और नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी तक की विपक्षी दल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर आप लोग कटाक्ष करते थे, इस पर आप लोग सवाल खड़े करते थे। अब तो देखिए मिल भी गए और एक नाम भी नया सामने आ रहा है। एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई 2024 में अब होने जा रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं कौन मिल रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, कौन एक दूसरे को ताने दे रहा है, क्योंकि हमारी तरफ एक पीडीए ऑलरेडी है, पीपल्स डेवलपमेंट एजेंडा, पीपल्स डिलीवरी एजेंडा। इसलिए 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था गई, अब 30वें स्थान पर जाने का प्लान है। राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे बढ़ाना है, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हम इसकी बात कर रहे हैं। किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को राशन, 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट, 11 करोड़ लोगों को नल से जल, 3 करोड़ लोगों को आवास, ये हमारा डिलीवरी का एजेंडा है। परंतु हाँ, एक दूसरा पीडीए बन चुका है और वो पीडीए है पारिवारिक दलों का अलायंस। आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, कांग्रेस, सब पारिवारिक दलों का अलायंस है। एक पीडीए ये बन रहा है कि किस प्रकार से पीपल को धोखा देने वाला अलायंस। बताइए, जिस दिन पर बरसी है इमरजेंसी की, कांग्रेस को डेमोक्रेटिक बुआ बोला जा रहा है। जो महबूबा मुफ्ती को आतंकी बुआ यहां पर कई पैनलिस्ट ने कहा है, उनको पेट्रियोटिक कहा जा रहा है। और तीसरा मुझे लगता है ये पीडीए का मतलब है पीछे ढकेलो अलायंस। देखिए, आज तो यूपीए का अंतिम संस्कार हो ही गया है, पिंडदान हो ही गया है। पीछे ढकेलो अलायंस है, कांग्रेस को पीछे ढकेलो, कांग्रेस को बंगाल से पीछे ढकेलो, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से पीछे ढकेलो, पंजाब दिल्ली से पीछे ढकेलो। और हां, पर्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड अलायंस, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सुबह उठ के गाली देती है, शाम को बोलती है मोहब्बत की दुकानें आ जाओ। फिर आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस जो है लेफ्ट को गाली देती है, केरल में आपने लोकतंत्र समाप्त कर दिया ये कहते हैं। फिर कोई जाकर कहता है उमर अब्दुल्ला की तरह कि आम आदमी पार्टी को हटा दीजिए यहां से। कोई उत्तर प्रदेश में इनको चेतावनी देता है कि इधर मत आइए। बंगाल में टीएमसी को कांग्रेस गाली देती है। तो ये पर्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड अलायंस, पारिवारिक दलों का अलायंस और पीपल को धोखा देने वाला अलायंस है। जनता ने एक पीडीए को चुन लिया है। 14 और 19 में आपने देखा, 18 में भी तो ये एक साथ आए, क्या हुआ? 19 में भी एक साथ आए, क्या हुआ? क्योंकि आपने जैसे विश्लेषण किया, 224 ऐसी सीटें जहां पर हमारा वोट शेयर 50% से ऊपर, 50 ऐसी सीटें जहां पर 48 to 50%। क्यों? क्योंकि हम पीपल को डिलीवर करते हैं। ये लड़ते रहे, इन्होंने स्वीकार लिया है कि कांग्रेस अकेली हमसे लड़ ही नहीं सकती। ठीक, आलोक शर्मा जी, पीछे धकेलो अलायंस शहजाद पूनावाला इसको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कैसे हराएंगे, ये भी तक रोड मैप आप लोगों के पास नहीं है, इन्होंने तो डिलीवर करके दिखाया है। कैसे चुनौती पेश करिएगा 2024 में सब लोग मिलकर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पीडीए के बारे में शहजाद भाई ने इतना विस्तार से ज्ञान दिया है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है। 10-10 परिभाषाएं ढूंढ रही है, लेकिन इनको अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से 4 दिन से, जब से अलायंस बना भी नहीं था, उसके बाद से बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तमाशा है, नौटंकी है, ड्रामा है, फोटोशूट है, टुकड़े टुकड़े, पता नहीं कौन कौन सी परिभाषाएं आ रही। और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मीडिया के साथियों ने भी पूरे अपने प्रोमो में विपक्षी दलों को झुंड कहना शुरू कर दिया है और अंतिम संस्कार शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है यूपीए के लिए, मुझे लगता है तीर सही निशाने पर लगा है। पूरी तरह से जो चीज़ हो रही है वो बीजेपी को पूरी तरह से बौखलाहट के लिए कारण बन गई है। मुझे लगता है नया मोर्चा बना है, नए समीकरण बने हैं, नई दिशाएं बनी हैं, मुद्दे फ्रेम हो रहे हैं, मुद्दों में एकता होगी, एकरूपता होगी, नफरत की खेती बंद होगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, ये तय हो चुका है। जिस तरह से इस सरकार ने अर्थनीति, विदेश नीति, सामाजिक नीति सबका बंटाधार किया है और झूठ की खेती की है, महंगाई, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाया है। 50 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तो सड़कों पर वो हैं प्राची जी जो केवल अग्निपथ और अग्निवीर से परेशान हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री और पता नहीं मीडिया के साथ ही क्या क्या दिखा रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, उनका काम है, उनको दिखाना चाहिए, शायद इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो आप कहेंगे आलोक जी आप मीडिया पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन वो तो आप करते हैं आलोक जी, वो तो आपकी आदत है और शायद अब हम लोगों को भी आदत पड़ गई। अगर सुनिए अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुनिए आप मैं तो सुन ही नहीं हूं। प्राची जी, अगर आप प्रोमो में ये कहें कि ये विपक्षी दलों का झुंड इकट्ठा हो गया है, तो ये मीडिया कहां जा रहा है, उसका कितना निम्न स्तर है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आलोक जी, शायद आप ठीक से देख लेते या सुन लेते, ये बात स्मृति ईरानी जी ने कही है। प्राची जी, एक सेकंड आलोक जी, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बहुत अच्छे से बहस जा रही है, मुद्दों पर बात हो रही है। पंकज जी ने कही है ये बात, बहुत अच्छे से बात हो रही है। एक सेकंड, आलोक जी ने कही है, आलोक जी बहुत अच्छे से बात हो रही है। मैं नहीं चाहती कि विषय थोड़ा सा भटक जाए, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आप भी शायद जानते होंगे तौर तरीके किस तरीके से होते हैं। स्मृति ईरानी जी ने बोला है, स्मृति ईरानी जी ने बोला है, उसे ही कोट अनकोट किया गया। अब आगे बोलिए। आपके प्रोमो में पंकज पाराशर जी ने बोला है, ठीक है, मुझे दुख हुआ, मैंने इसलिए कहा। वापस मुद्दों पर आते हैं। बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है और देश में कौन सा तमाशा और ड्रामा चल रहा है। पूरा देश तमाशे में जूझ रहा है।
डिवाइड एंड रूल में 80-20 में, शमशान कब्रिस्तान में, महंगाई बेरोजगारी में, मणिपुर के तमाशे में, ब्रजभूषण के तमाशे में, सीए एनआरसी के तमाशे में, महिला अत्याचार और सीए के बाद नोटबंदी के तमाशे में, तमाम तमाशे देश में चल रहे हैं। और इंडिया शाइनिंग भी चला था 2004 में। इस बार बीजेपी और बीजेपी के तमाम समर्थक अंधेरे में रहेंगे, धोखे में रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है वो मोदी जी की सरकार की गलत नीतियां वर्सेस जनता होगा। ठीक है। इस बार अलायंस कौन सा है, कैसे है? अरे भाई, यूपीए वर्सेस एनडीए अगर हम देखें तो एनडीए के अंदर आज देखिए किस तरह से जो 28 दल चुनाव लड़े थे उनमें से कौन से दल बचे हैं? कोई दल नहीं बचा है। यूपीए इंटैक्ट है और यूपीए और मजबूत हो रहा है। यूपी में और नए आलोक शर्मा जी, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, आप सब लोग साथ आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। इस पर आगे क्या फॉर्मूला होगा, कैसे आपका समीकरण होगा, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पहले राय ले लें। आदिल खान जी, पीडीए तो बन गया, इसमें आप लोगों की भूमिका है या नहीं? अभी तो ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। देखिए प्राची जी, आज तो देश के हालात हैं वो पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में इस देश के हालात हैं। अर्थव्यवस्था इस देश की चौपट है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल का रेट 100 से पार हो चुका है, ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं, लोग मर रहे हैं। इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बर्बर हो चुकी है, उसकी बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का। इस देश के एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान हो रहा है, और जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं वहां पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से सरकार चलाए जाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए दिल्ली के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी एक काला अध्यादेश लेकर आती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करती इस देश के अंदर। तो आज जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि इस देश को के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संघीय ढांचे, जनतंत्र और इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सम्मान को बचाने के लिए ये सारे दल एक साथ इकट्ठा हुए हैं। पर मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। देखिए, हम सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे, 15 दल वहां पर इकट्ठा हुए थे। 15 दल में से 12 दल ऐसे थे जिनका राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व है। 12 में से 11 दल जो एक स्वर में सबने इस जो काला अध्यादेश है इसके खिलाफ अपनी कहा कि हम लोग जब राज्यसभा में ये बिल आएगा तो इसके खिलाफ खड़े होंगे, और सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस बिल के हम लोग खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो इस जो काला अध्यादेश जो दिल्ली की जनता के खिलाफ लेकर आया गया है, जो दिल्ली के अंदर जनतंत्र के खिलाफ लाया गया है, और ये काला अध्यादेश सिर्फ दिल्ली में नहीं आया है। प्राची जी, हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग करती है। इसीलिए मैंने अपना प्रश्न आपसे पूछा था, इस प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया। आपने शुरुआत तो की कि देश में कितना कुछ खराब, कितना कुछ गलत कर रही है मौजूदा सरकार। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि ये जो एक लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है, इसमें आपकी भूमिका क्या है? आप लोग अभी साथ हैं या नहीं, पहले ये बता दीजिए। देखिए, हमने बहुत क्लियर कर दिया है कि जब तक कांग्रेस पार्टी इस काला अध्यादेश जो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के जनादेश के खिलाफ है और दिल्ली वालों के हक के खिलाफ है, चुनी हुई सरकार के खिलाफ है, इस पर जब तक कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय नहीं करेगी, हम किसी भी उस दल का हिस्सा, किसी भी उस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। यह माननीय यानी आप अकेले चुनौती देने वाले हैं 2024 में, ये मान के चल रहे हैं आदिल खान जी? अगर नहीं मानती है कांग्रेस तो 2024 में आप अकेले चुनौती देंगे? नहीं है, हमारे साथ इस देश की जनता है, हमारे साथ इस देश की जनता है। तो क्या इन लोगों के साथ नहीं है जो लोग अलायंस बना रहे हैं देश की जनता? पार्टी के कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, हमारे साथ वो लोग हैं। आदिल जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। क्या इन लोगों के साथ नहीं है देश की जनता? क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, इन लोगों के साथ नहीं है जनता, जो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता है? मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं कि जब हम सारे लोग
एक किसी भी मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद क्या है? इस देश के जनतंत्र को बचाना। हमारा मकसद क्या है? इस देश के संघीय ढांचे को बचाना। तो यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन आपको कांग्रेस पर आपत्ति हो जा रही है आदिल जी। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा है, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है आदिल खान जी कि आप साथ हैं या नहीं हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कांग्रेस पर कितना निर्भर करेंगे या नहीं करेंगे। खैर अभिषेक जी, मोर्चा भी बन रहा है, मोर्चे का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे को कोई चुनौती नहीं मानती। बीजेपी का साफ कहना है कि हम पहले जिस तरीके से जीते थे इस बार उससे भी ज्यादा विशालकाय हमारी जीत होगी, चाहे कितने भी आप लोग साथ हो जाएं। भेड़ियों का झुंड तक कह रही है बीजेपी। तो देखिए, गजब का ट्रांजिशन फेज देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उसका प्रकटीकरण उनके प्रवक्ताओं नेताओं के बयानों के माध्यम से हो रहा है। जब तक ये बैठक नहीं हुई थी या जब तक इसकी कवायद चल रही थी, तब तक इन्हें लगता था कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। एक कॉन्फिडेंस में जी रहे थे ये लोग। लेकिन होता है ना कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि नीतीश कुमार जी का प्रयास इतना रंग लाएगा और बिहार की धरती, पटना की धरती में इतनी बड़ी बैठक होगी, और धीरे धीरे कल के जो दल हैं वो एक साथ आएंगे, आपसी मतभेद भुलाएंगे और आगे एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात होगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जबरदस्त बेचैनी है। कुछ इनपुट्स तो हमारे पास भी आते ही है ना, किस तरह ये लोग अपने संगठन की मीटिंग में बातचीत करते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने की बात कर रहे हैं। तो अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, हमारी दिलचस्पी इन चीजों में नहीं है। लेकिन अपने पूरे वक्तव्य में उन्होंने 20% समय खुद को दिया होगा और 80% समय हमें कोसने में जाया कर दिया। अरे विश्लेषण ही करना है तो जरा पूछ लीजिए ना देश की जनता से कि वो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी मानती है, बड़का झुट्टा पार्टी मानती है, या भड़काओ जलाओ पार्टी मानती है। देश की जनता तो आज समझ रही है ना कि आपके लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है भड़काना, जलाना, मणिपुर जले उस पर चिंता नहीं करना, सर्वदलीय बैठक बुलाना लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी का नहीं होना। तो आप लोग तो एक से एक स्ट्रैटेजी और एक से एक एजेंडा सेट करने में लगे ही हुए हैं। लेकिन चलिए, अच्छा है, एक बात ये अच्छी लग रही है कि अब जाकर ये लोग कहीं आ रहे हैं मुद्दे पर। जब इन्हें लगता है कि अब मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो शायद चुनाव में कोई नोटिस भी नहीं लेने वाला है। तो अंदर ही अंदर इन लोगों की मन की अंदर की बेचैनी बहुत बढ़ी हुई है। ये लाख कह लें, ये जितना चिल्ला चिल्ला कर प्राची जी कहेंगे ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि देश की जनता समझ रही है कि इन्हें एकदम फर्क पड़ता है। इनका पूरा ध्यान केंद्रित हो चुका है कि नीतीश कुमार जी की मुहिम रंग ला रही है, सभी दल एक साथ बैठ रहे हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे हर पार्टी को, और हमें लगता है कि जो भी थोड़े बहुत मतभेद सामने आ रहे हैं आने वाले समय में सब दूर कर लिया जाएगा। ठीक है। और सिलसिलेवार तरीके से बैठकें होंगी, स्ट्रैटेजी बनेगी, रणनीति तय होगी और बहुत बेहतर परिणाम आने वाला है इसका। इसीलिए इनको एक्टिंग करने दीजिए। पीजे की बात तो आप पहले ही कह चुके थे, पूरे कॉन्फिडेंस में है। पीजे की बात तो पहले ही आप लोग कह चुके थे। आपने हालांकि उसकी अलग फुल फॉर्म बताई थी, अभी एक अलग फुल फॉर्म निकलकर सामने आ रही है। ये पीडीए कैसे लड़ेगा एनडीए से? क्या रोड मैप अब आप लोगों के पास है? एकजुट तो हो गए, हालांकि अभी भी अपने अपने बयान जरूर सामने आ रहे हैं। एकजुट होने के बाद कितनी चुनौती, कितनी कड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आप लोग पेश करने वाले हैं? देखिए, जनता की ताकत से हम चुनाव में जाएंगे तो और टोली है तो होती ही है। बोलिए नाहिद जी। देखिए प्राची जी, बीजेपी कोई पार्टी तो है नहीं, बीजेपी टोली है। बी फॉर बेईमान, जे फॉर जगलर, पी फॉर पाखंडियों की टोली। और एनडीए क्या है? एनडीए मतलब एन फॉर नट, डी फॉर डकैत और ए फॉर अहंकारी। ये 6% में से भी 1% लोगों की टोली है जो दिन रात उन लोगों को कोसते हैं, 94% पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को जो कोसने का काम करते हैं। अब ये गंदा खेल और दिन नहीं चलेगा। ये सत्ता की डोली पर के सवार नहीं बनेंगे, अब सत्ता की डोली के सवार बनेंगे पिछड़े दलित। और ये जो 1% वाली जो टोली है, अब ये सत्ता की डोली के कहार बनेंगे। इसलिए जो थर्राहट और घबराहट बीजेपी में है, ये जो विपक्षी एकता होगी, जिसको ये अभी तक कहते रहे थे कि कहाँ एकता होगी, अब ये विपक्षी एकता हो रही तो ये थर्रा रहे, घबरा रहे। और ये जो देखिए देश के लिए बड़ी दुख की बात है, मैं कहना चाहूंगी, इसको आप बुरा मत मानिएगा प्राची जी। देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के बड़े से बड़े नेता और बड़ी से बड़ी पार्टी एकजुट हुई, एक बड़ी मीटिंग हुई, इतिहास में मतलब ऐतिहासिक मीटिंग हुई। और उस मीटिंग का ना दिखाकर उस मीटिंग
पर डिबेट ना करके उस मीटिंग के खिलाफ ये टोली के इस गैंग के, बीजेपी के गैंग के, टोली के, गिरोह के लोग जो बयान दे रहे हैं उस पर डिबेट हो रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है देश के लिए। और ये मैं एक बात और कहना चाहूंगी जी, सुनिए, मैं एक क्लियरिटी कर देती हूँ, रुक जाइए, अभी इससे पहले आलोक शर्मा जी कह रहे थे, मैं क्लियरिटी कर देती हूँ। नाइट जी, ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये किसी के बयान पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पीडीए आपने आज नाम दिया, उस पर चर्चा हो रही है। तो अपने अपने देखने का नजरिया है मैडम, आप क्या देखना चाहती हैं, किस पर चर्चा करना चाहती हैं, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। बोलिए। प्राची जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि इस टोली, जो बीजेपी टोली है, इसके नेताओं, इनके टोली के नेताओं को जब हम टीवी पे देखते हैं तो मुझे पुरानी पिक्चर मेरा नाम जोकर की याद आ जाती है। अभी देखिए मिस्टर पुणे वाला जो इमरजेंसी की बात कर रहे थे, अरे ये क्या इमरजेंसी के बारे में जानेंगे, ये या मिस्टर मोदी जी या शाह जी या नड्डा जी या योगी जी या बीजेपी के अनेक लोग, ये क्या इमरजेंसी के बारे में जानेंगे? इमरजेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इमरजेंसी में मेरे परिवार के लोग जेल में थे, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत पार्टियां जो जेल में थी इमरजेंसी में। और इमरजेंसी की बात ये क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी लगाने में जिनकी मुख्य भूमिका थी मेनका गांधी जी, वो तो इनकी पार्टी में है और आंखों का तारा है। तो ये इमरजेंसी की क्या बातें करेंगे? आज जिस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी लागू की हुई है, यानी कांग्रेस से आपने अलग कर दिया। इमरजेंसी में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। लागू की थी। एक सेकंड नायक जी, थोड़ा सा मेरा भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी। मतलब इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी, सारा का सारा ठीकरा मेनका गांधी जी पर जाकर फूटेगा इमरजेंसी का? नहीं, तो आपको नहीं मालूम शायद। फिर देखिए, इमरजेंसी लगाने वाले तीन ही लोगों की मुख्य भूमिका थी। इंदिरा गांधी जी जो पीछे थी, और संजय गांधी जी और मेनका गांधी जी ये सबसे आगे थे। उनमें से दो जो है ऊपर जा चुके। तो कांग्रेस को आप इससे अलग कर रही है मैडम? कांग्रेस को आप इससे अलग कर रही है? एक सेकंड, कांग्रेस को आप इससे अलग कर रही है क्या? अरे आप मेरी बात, मैं कांग्रेस को अलग नहीं कर रही हूं, मैं तो बीजेपी के ऊपर बात कर रही हूं कि बीजेपी किस मुंह से इमरजेंसी की बात कर रही है। इनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं कि घोषित कर दे इमरजेंसी। ये तो अघोषित इमरजेंसी। नहीं नाहिद जी, आपने अभी जो एक बात कही कि इंदिरा गांधी जी पीछे थी, संजय गांधी जी आगे थे, मेनका गांधी जी आगे थी। एक सेकंड रुक जाइए मैडम, उस वक्त क्या कांग्रेस से इनका कोई ताल्लुक नहीं था? एक सेकंड, आप मुझे टोकती हैं, एक लफ्ज में आप टोकती हैं। अरे मैं इसीलिए टोक रही हूँ क्योंकि एक एक लाइन पर मुझे भी तो समझना होगा ना। नई नई बातें अगर मेरे सामने मेरी चर्चा में आ रही है तो आप ही समझाएंगी ना मुझे। एक एक लाइन पे सबको टोकिए। अरे मैडम, आप एक नई नई चीज लेकर आ रही हैं तो वो नई नई चीज आप ही समझाएंगी मुझे। आप जो कह रही हैं उसका जवाब ना शहजाद जी देंगे, ना आलोक जी, ना यहाँ पर आदिल खान जी, आप ही समझाएंगी। तो आप ही से काउंटर लूंगी। आप ही ने एक नई बात बताई मुझे। पूछिए भाई। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रही हैं मेनका गांधी जी आगे थी, संजय गांधी जी आगे थे और इंदिरा गांधी पीछे थी, तो कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, वो पार्टी से आगे थे। अरे भाई, अजीब आप बात कर रही हैं। ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 1977 का इतिहास पुनः जनता रचने के लिए बेकरार है, जहां सत्ता पार्टी पूरा सफाया हो गया था। और अभी ये बात कर रहे थे विपक्ष के जो है जी, बात तो कभी कांग्रेस की तरफ से भी नहीं कही गई जो बातें आप कह रही हैं। इमरजेंसी पर जिस तरीके से क्लीन चिट दे रही है ना आप कांग्रेस को, ये काबिले तारीफ है। ये वाकई में शुरुआत हो गई है एकता की। नाइट जी, इतना टोकना है तो फिर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नाइट जी, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। शहजाद जी, आप क्या इमरजेंसी की बातें करेंगे या आप क्या ज्यादतियों की बात करेंगे? पहली बात तो अघोषित आपातकाल आप लोगों ने लगा रखा है, पूरा विपक्ष ये कहता है। और दूसरा, ये जो लोग आपातकाल लगा रहे थे या जो जिनकी भूमिका थी वो अब आपके साथ हैं। देखिए, मैंने अपने चारों साथी प्रवक्ताओं की बातें बड़े धैर्य से सुनी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरी बात सुनेंगे और अपनी अपनी बारी में बात रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज मुझे लगता है कि इतना बड़ा क्लीन चिट, ये संपूर्ण क्रांति से संपूर्ण भ्रांति की ओर जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति में जिन लोगों को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जेल में डाला था, अर्थात लालू जी और मुलायम जी, जिनकी सुपुत्री का नाम मीसा भारती रखा गया है मीसा कानून के खिलाफ, आज वो कह रहे हैं कि उसमें इंदिरा जी का कोई रोल नहीं था। तो कांग्रेस ने तो खामखा माफी मांगी है, कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी इमरजेंसी की। अगर सारा दोष मेनका जी का ही था तो फिर क्यों माफी मांगी कांग्रेस ने? और दूसरी बात, कहते कहते आवेग में उन्होंने कह दिया कि देखिए खान जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द, चार लोग बोले, मैंने एक शब्द। नाइट जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिएगा। ऐसे चर्चा खराब हो जाती है, डिरेल हो जाती है, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। कुछ पढ़ लीजिए, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। बोलिए इमरजेंसी के बारे में कि मुख्य भूमिका बोलिए।
देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे की पार्टियों से नहीं है, विचारधारा अलग अलग है, परंतु दो दिवंगत नेताओं के विषय में जो इन्होंने कहा ऊपर जा चुके हैं, स्वर्गीय इंदिरा जी के और स्वर्गीय संजय गांधी जी के, हम लोगों के लाख उनके विरोध हो, पर इस प्रकार की भाषा मुझे लगता है अपने अपने संस्कृति को भी झलकाती है। चलिए आते हैं अब जेडीयू के बयानों पर। जेडीयू कहती है कि नीतीश जी की पूरी मुहिम रंग ला रही है। अरे भाई साहब, हम पार्टी निकल गई। कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता बिहार से कृष्णा कुंतल गाली दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाया कि नीतीश जी का भरोसा मत कीजिए। कौन सी मुहिम रंग ला रही है? यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके कल कहा कि ये 12 महीने तक मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, आज ये आ गए हैं विपक्षी एकता का पुल बनने। वैसे कौन सा पुल वहां पर टिकता है, हमने भी देखा है। चलिए आते हैं अब कांग्रेस पार्टी की बातों पर। कांग्रेस पार्टी बता देना, कांग्रेस पार्टी कह रही है धोखा। अरे आपके ही सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में धोखा हुआ युवाओं के साथ। आपके सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो प्रोमिसेस है उसको फुलफिल नहीं किया गया है। कर्नाटका में आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वैट और पेट्रोल के, हिमाचल प्रदेश में आपने दाम बढ़ा दिए, बिजली फ्री किसी को दी नहीं। 1500 रुपए देने का वादा था, एक जिले में दिया है अभी तक। कौन से वादे आपने पूरे किए? मैंने तो अपने 9 साल का आपको रिकॉर्ड गिनवाया, एक ने भी रिकॉर्ड किसी ने नहीं गिनवाया। केवल मोदी और बीजेपी से ऑब्सेशन किस प्रकार का। और फिर आलोक जी कहते हैं एकता की बात करते हैं हम। अरे भाई, एकता की बात है तो आज कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने दांत दिखाते हुए कहा है कि तीसरी बार क्या राहुल गांधी को चेहरा बनाएंगे, और फिर वो दूसरी ओर से आपसे सहायता भी मांग रहे हैं। ये एकता का परिचय है। आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, टीएमसी को आप ही गरिया रहे हैं, ये एकता का परिचय है। आप बताइए, केरला में आपने कहा है कि केरला की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किस प्रकार से तानाशाही दिखा रही है, ये एकता का परिचय है। बता दीजिए एकता कहां है, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। एकता की बातें जो कर रहे हैं आप, ये डीएमके के लोगों ने बिहारियों के विषय में कि ये ब्रेनलेस होते हैं, पानीपुरी बेचते हैं, और हिंदी भाषी बोलने वाले लोग वो शूद्र होते हैं, इस प्रकार की भाषा डीएमके के लोग कह रहे हैं। ये एकता बनाने वाला अलायंस है। और आखिरी में देखिए, पिछड़ों की बात लाहिरी जी आप ना करें, खान जी आप ना करें। ऐसे प्रदेश भी है, बंगाल जैसे प्रदेश, जहां पर 118 जातियां मुस्लिमों की जोड़ दी गई, 169 में, 179 में मुस्लिम आरक्षण दे दिया गया ओबीसी आरक्षण के नाम पर। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इस पर स्टैंड लिया आपने। तो बार बार गिना रहे हैं, चाहे आलोक शर्मा जी हो, चाहे अभिषेक जी हो, चाहे आदिल जी हो, चाहे नाहिद जी हो, इन सबने मुद्दे गिनाए कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता त्रस्त है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो चलते आ रहे हैं अनंतकाल से, इनका कोई हल नहीं मिल पा रहा, कितनी भी सरकारें कितने भी वादे कर लें। हाँ, तो ये सवाल मुझसे है ना जी, आपसे। तो आज की दौर में सबसे कम महंगाई 4.25% पर आई है। यूपीए के जमाने में 10% से ऊपर रहा करती थी। आइए बेरोजगारी पर बात करें। 10 लाख नौकरियों का वादा था, क्या हुआ? बिहार में डंडे पड़े लोगों को नौकरी मांगने गए तो। राजस्थान में 26% तक चला गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आइए पूछे उनको, आम आदमी पार्टी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, आरटीआई का जवाब है 3700 नौकरियां दी। इस पर तो उनको जवाब ही नहीं देना है, ना डिबेट करना है। 2017 में 18% बेरोजगारी दर था उत्तर प्रदेश में, आज 2.5% है सीएमआई के डेटा के हिसाब से। इस पर इनको चर्चा नहीं करनी है, इसीलिए ये सारे केंद्र की चर्चा करेंगे ना शहजाद जी, केंद्र की चर्चा करेंगे। आप बार बार स्टेट्स पर लेकर चले जाते हैं, केंद्र सरकार की भी तो कोई भूमिका है। मैं आपको बताता हूं, आप बार बार उन स्टेट्स की बात करते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र की भूमिका भी तो कुछ होगी ना। आ रही हूं आलोक जी पे। मैं इस पे एक वाक्य में जवाब देता हूं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जहां पर इनकी सरकारें हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है। जहां मेरी है, मैं आपको 2 करोड़ के प्रतिवर्ष का आंकड़ा दे सकता हूं कि कितनी नौकरियां दी हमने प्रतिवर्ष। चलिए हो जाती है उस पर डिबेट। पर आखिरी में एक लाइन, जो ये नीतीश बाबू के गुण गा रहे हैं, कल आज ही वो वीडियो इंडिया टीवी पर भी चला है कि राहुल जी नीतीश जी से नहीं पूछ रहे हैं, 2 मंत्री बनाना है, लालू जी से कह रहे हैं। अब लालू जी की सरकार में क्या भूमिका है, संवैधानिक पद पर कौन से बैठे हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उनसे लालू जी को कह रहे हैं राहुल जी कि 2 मंत्री बनाना है। तो नीतीश जी की कितनी भूमिका बची है, ये तो आप ही समझाइए। आलोक शर्मा जी मुद्दों पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, और जो एकता में इस वक्त बहुत सारे बयान हैं या बहुत सारे हिचकोली खाते हुए जो विपक्षी नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है कि कैसे आप एकजुट होकर ताल ठोकिएगा इनके सामने। देखिए, मुझे लगता है एनडीए वर्सेस यूपीए अगर देख लें तो बीजेपी को सवाल पूछने का फिर कोई हक ही नहीं बचता है। कौन कौन लोग इनको छोड़कर चले गए, ये स्वयं अपने आप उसकी लिस्ट बनाकर मीडिया को बता सकते हैं। देखिए, अभी तो ये पूछेंगे मुद्दे क्या रहेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहेगा, संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, पीएम कैंडिडेट कैसे होगा, और मीडिया के साथी भी इनके पीछे पीछे वही सवाल पूछेंगे। अभी पहली मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग तय हुई है। तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और तमाम मुद्दे भी सामने आएंगे, सब चीज़ें सामने आएंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी सामने आएगा, सब कुछ आएगा। जिन लोगों को बिहार की चिंता हो रही है वो बिहार का डीएनए पूछ रहे थे 2015 में, और नीतीश कुमार जी ने डीएनए बताने के लिए बोरे भर के वहाँ से बालों के भेजे थे, शायद भूल गए दिल्ली के अंदर।
1150 रुपये में सिलेंडर और 80 रुपये किलो में भिंडी बिक रही हो इस मौसम में, वो कहें कि महंगाई नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का जिसने वायदा किया हो, 8 जून को पिछले साल 4 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 3.5 लाख दी गई। 35% जिसका रिपोर्ट कार्ड हो वो कहे कि कोई बहुत बेरोजगारी दूर कर दी हमने, तो मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। दिक्कत यह है कि अभी तक जितने विफलताएं हैं उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट खर्च करके और उस विफलताओं को ढका जा रहा है। केवल मुद्दों की भी बात होगी और देश त्राहिमाम कर रहा है। 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर गठबंधन बैठा है तो वो सब मूर्ख नहीं है, वो सब बुद्धिमान लोग हैं। और मूर्खता का परिचय बीजेपी के लीडर्स पिछले 2 दिन से दे रहे हैं। जिस तरह से गलिया रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आज भी हम एक हैं, आगे भी एक रहेंगे, और जो लोग एक पहले नहीं थे वो आज भी एक नहीं है। वो केवल विपक्ष में पलीता लगाने के लिए शायद वहाँ पर गए थे। जिन लोगों ने धारा 370 में मदद की हो, जिन्होंने सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी कह के जेल में डालने की बात की हो, राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लेने की बात की हो, 3 काले कानूनों में मोदी जी का साथ दिया हो, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी तो इन्हीं मुद्दों की बात करते हैं जिन मुद्दों की बात आप करते हैं। संविधान बचाने की लड़ाई केजरीवाल लड़ रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं। अब संविधान विरोधी कौन, वो तो आप पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं उत्तर देता हूं। जब वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के साथ हो रहा था, तमाम विपक्षी दलों ने साइन किए, तब इनको केजरीवाल जी को याद नहीं आया। 3 काले कानूनों पे पूरा विपक्ष एक था और केजरीवाल जी ने सबसे पहले अपनी विधानसभा में उनको पास किया, वो याद नहीं आया। धारा 370 में बदलाव को लेकर पूरा विपक्ष एक था, तब केजरीवाल जी ट्वीट कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, तब समझ नहीं आया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सीए, एनआरसी, हमेशा तो ये बीजेपी के झोली में बैठे रहे। हम तो कह रहे हैं कि पहले तय कर लो आप बीजेपी के साथ हो या नहीं हो। अभी तय कर लो कि ऑर्डिनेंस नहीं आता तब भी साथ मांगते कि अच्छा, नहीं आलोक जी, ये ऑर्डिनेंस जो है ये संविधान विरोधी है या नहीं, या फिर आप इसलिए केजरीवाल का साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है? देखिए, मुझे लगता है ऑर्डिनेंस के ऊपर संसद में चर्चा होगी। हम बीजेपी के या केजरीवाल के कहने से या मीडिया के कहने से बताएंगे क्या कि हम ऑर्डिनेंस मीडिया के कहने से मत बताइए आलोक शर्मा जी, लेकिन जो 11 विपक्षी दल जिन्होंने समर्थन दे दिया है उनके कहने से ही बता दीजिए, वो तो अब आपके साथी हैं। उनकी लिस्ट सूत्र हटाकर इंडिया टीवी जारी कर सकता है। ये तो केजरीवाल पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, और मीडिया पीछे पीछे कह रही है। क्या वो 11 पार्टियों की लिस्ट है आपके पास? मैं समझता हूं प्रामाणिकता के साथ बात की नहीं, मैं प्रामाणिकता के साथ ही बात कर लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, जितने नेताओं से मिले हैं अभी तक अरविंद केजरीवाल, उन तमाम नेताओं ने सार्वजनिक बयान दिया है, गोल गोल नहीं घुमाया है। तो मिले गोल गोल नहीं घुमाया है आलोक शर्मा जी, सबने बताया है, सबने बताया है कि अध्यादेश काला है, सबने बताया है कि संविधान के विरोधी है। नेताओं, अरे भाई ठीक है, उन नेताओं ने इंडिया टीवी को भी बताया, केजरीवाल जी को बताकर चले गए। अरे वो तो महा झूठा आदमी है, वो तो महाठग आदमी है, वो बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है, वो तो भाषा बोलेगा ही ना वैसी। चलिए मैं जवाब ले लूं आदिल खान जी से, लेकिन शायद आपको बयान सुन लेने चाहिए थे। अरे प्रभु, वो तो एफिडेविट लेके घूमते थे केजरीवाल जी, तो कॉन्फ्रेंस करके दिए अपने बच्चों की कसम खाते थे। आदिल खान जी, अभी तक जिन 11 पार्टियों के समर्थन की बात आप कर रहे हैं वो भी नहीं है आपके पास, आप झूठ बोल रहे हैं, दावा है कांग्रेस का। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में जो शब्द अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया, मुझे उस पर घोर आपत्ति है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो 2 करोड़ लोगों के चुने हुए 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली के लोगों ने उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। और प्राची जी, कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी उस व्यक्ति ने खत्म किया है, तो ये भूलना नहीं चाहिए। ये दर्द जो कांग्रेस पार्टी का हम लोग देख रहे हैं। रही बात कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तो जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव होता है तो कौन वॉकआउट करके जाता है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, वो आप इनसे पूछ लीजिए।
दिल्ली के अंदर दो बार मेयर का चुनाव हुआ और दोनों बार कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं वो वॉकआउट करके गए और भारतीय जनता पार्टी की मदद की। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के खिलाफ GNCTD एक्ट लाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर थे वो वॉकआउट करके सदन से गए, तब ये किसकी मदद कर रहे थे? इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आज दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, जनतंत्र के खिलाफ और भारतीय संविधान के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ, रंगे ढांचे जब ये आपकी विचारधाराओं से, एक सेकंड आदिल जी, जब ये आपकी विचारधाराओं से मेल नहीं खाते हैं तो क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं कि आपका साथ दें? ये तो फिर लग रहा है कि आप लोग अपने हित के लिए बस काम कर रहे हैं। रुकिए आदिल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब इनकी विचारधारा इतनी खराब है, ये आपसे मेल नहीं खाते हैं, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि बीजेपी के साथ हैं, तो आप क्यों इनके पीछे पड़े हैं कि साथ दीजिए? देखिए प्राची जी, जो कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने एक ढोंग रच रही है जनतंत्र और जनतंत्र बचाने का, संघीय ढांचे बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये बताएं कि ये जो काला अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के खिलाफ सीधे सीधे शब्दों में कहिए ना आदिल खान जी कि आप एक्सपोज करना चाहते हैं कांग्रेस को, फिर क्यों आप ये बात करने लगे हैं कि आपको समर्थन चाहिए, आपको साथ चाहिए? सीधा कहिए आप एक्सपोज करना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, बाकी और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ये आपको एक्सपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप संविधान विरोधी हैं। देखिए, मुझे लगता है उस मीटिंग के अंदर निश्चित तौर पर लगभग 7-8 लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक लिस्ट लेकर बैठे थे। अरे सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना भाई जरा। केजरीवाल जी एक लिस्ट लेकर बैठे थे भ्रष्टाचारियों की, याद होगा कई साल पहले। 5-7 नाम तो उसमें वहां पर केजरीवाल जी के जो लिस्ट में थे वो वहां पर बैठे हुए थे। तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचारियों से मदद क्यों मांग रहे हैं? अपना आधा मंत्रिमंडल तो तिहाड़ में बैठा हुआ है और दूसरों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। आप गुमराह ये मत बीजेपी करिए। की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम थे और ये पटना में भी बीजेपी का ही काम करने गए थे को बचाने के लिए। हम आपकी तरह अरे भाई बीजेपी का काम करने गए थे, राम बगल में छुरी लेकर नहीं गए थे, बीजेपी की मदद करने गए थे। इस देश के जनतंत्र के लिए, बीजेपी, दिल्ली के जनता की हक की लड़ाई के लिए आप हिंदुस्तान के मीडिया को मुद्दा देने के लिए गए थे जनादेश देकर प्रचंड कि आप इस गठबंधन के साथ नहीं है, इसलिए गठबंधन में दरार है। नहीं गए थे। चलिए कम से कम आलोक शर्मा जी आपने मान तो लिया कि ये मुद्दा किसी ना किसी ने दिया है, ये मीडिया के द्वारा उपचाया हुआ मुद्दा नहीं है। कम से कम ये तो मान लिया आपने आलोक जी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जरा अभिषेक जी ना भाई, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड आलोक एक मिनट मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ सब लोग विपक्षी दल ढोंग करने गए थे तो केजरीवाल जी क्यों गए थे वहां पर? ठीक है अभिषेक जी, जो बात आलोक जी के एक सेकंड सर, दोनों प्लीज, दोनों प्लीज अपनी अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। आदिल जी मैं समझ गई, इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है। हाँ ठीक है, तरीके से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर अरे रुक जाइए आदिल जी, देखिए अभिषेक जी जो अभी तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार सफल हो गए, उनसे पहले मुझे जवाब तो लेने दीजिए। अभिषेक जी अभी आप कह रहे थे कि हम सब लोग साथ हैं, एक बड़ी कोशिश हुई जिसमें जो रंग लेकर आई है, लेकिन देखिए जरा इन दो लोगों को। अभिषेक जी देखिए रणनीति जो तैयार होती है या अंतोगत्वा जो फैसला लिया जाता है वो सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मिलकर लेते हैं। और हमने इस बात को नकारा नहीं है कि बहुत सारी पार्टियों के बीच में मतभेद है। थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। आदिल जी रुक जाइए एक सेकंड, दोनों आप ही के साथ ही शांत कराइए तो मैं बोल पाऊंगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो ऐसा नहीं है कि पार्टियों के बीच में मतभेद नहीं है या विभिन्न प्रदेशों में हमारे सामने चैलेंज नहीं है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि 14 पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है और अगर एक जगह कहीं कंफ्यूजन है तो समय रहते सब कुछ दूर कर लिया जाएगा। मैं एक छोटी बात का जवाब दे दूं, आरोप हमारे नेता पर लग रहे थे कि हम मांझी जी को नहीं संभाल पाए तो कोई प्रवक्ता पार्टी छोड़ देते हैं। अच्छा है ना, इन्हीं चीजों में भारतीय जनता पार्टी को खुश रहने दीजिए। पूरे देश के स्तर पर कितने घटक दल इनको छोड़कर चले गए हैं, इंक्लूडिंग हम लोगों को भी, कि आज स्थिति ये होती है कि जब देश में डिबेट होता है तो 4 पैनल इनके अगेंस्ट होते हैं और ये अकेले दिखाई पड़ते हैं। हाँ, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज देश में इनके साथ कोई बड़ा घटक दल चलने साथ रहने को तैयार तक नहीं है। और जीतन राक्षस मांझी किसने कहा था? आप मांझी जी की भी चर्चा कर रहे थे, आपकी पार्टी के दरभंगा से विधायक, दरभंगा जिले के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, आप लोग कब से उनको इज्जत देने लग गए? आपने क्या कहा था? उन्होंने
साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि जीतन राम मांझी जी को अपना नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी जी रख लेना चाहिए। तो नीतीश कुछ कुमार लोग के यहाँ लिए से क्या क्या छोड़कर कहा जाते गया हैं, तुरंत तेजस्वी इनके दल में यादव की शामिल हो तरफ जाते से? हैं। ये बयानों तो को छोड़ ठीक है दीजिए ना, अभिषेक जी, मेरा सवाल शायद आप मिस कर गए। मेरा सवाल ये था जो आलोक शर्मा नहीं, जी ये तो कह तारीफ रहे कर रहे हैं थे ना। कि ये किसके ये तो पास तारीफ प्रमाण कर है, रहे हैं ना। एक सेकंड, ये किसके पास प्रमाण है कि केजरीवाल को समर्थन दिया है 11 पार्टियों ने या नहीं दिया है? अपनी पार्टी का बता दीजिए सर, समर्थन दिया है कि नहीं? अभी प्रमाण ले लेती हूँ, वरना आरोप लगाएंगे फिर आलोक जी मुझ पर। नहीं हम नहीं मैं जवाब दे दूं कि हमारी पार्टी के लोगों से मिले अरविंद केजरीवाल जी, इस पूरे मसले पर चर्चा हुई। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने साफ तौर पर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया अरविंद केजरीवाल जी को, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी पार्टी के नेताओं से मिले हैं और हम कभी ये नहीं मानते हैं कि कोई भी अध्यादेश अगर देश के संविधान के खिलाफ होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में नहीं आएगी। हम एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज को देखते हैं। तो हमारी पार्टी ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है आम आदमी पार्टी को, और हमें लगता है मतलब यही कि जब समझो ना कि इस लोकतंत्र पर अध्यादेश को खतरा आप आता है, संविधान विरोधी संविधान पर समझ खतरा रहे हैं, आता है, तो आप हर एक केजरीवाल पार्टी- का साथ दे रहे हैं, बस इतनी सी लाइन, एक लाइन में हाँ या ना बता दीजिए। नहीं, ये बातें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑलरेडी कह ही दी हैं। ठीक है, मैं हाँ कहूं इससे पहले तो मुहर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगा ही दी है। आलोक शर्मा जी, शायद अब आपको प्रूफ मिल गया होगा। सर, अभी मेरी विश्वसनीयता पर आप सवाल पूछ रहे थे, एक अभी जेडीयू की तरफ से बात आ गई, भी नाहिद लारी खान जी से भी पूछ लेती हूँ मैं। फिर शहजाद जी आप ही के पास आ रही हूँ। नाहिद लारी खान जी, एक सवाल पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ कितने लोग हैं? 11 लोगों की जो लिस्ट है वो किसी ने देखी है क्या? आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आप मानती हैं ये संविधान जो ये अध्यादेश आया है संविधान विरोधी है? नहीं, देखिए, इसके बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा स्टैंड क्लियर कर दिया था कि ये अध्यादेश जो बीजेपी लेकर आई ये संविधान विरोधी अध्यादेश है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आप पूरी चर्चा से क्या बताना चाह रही हैं कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ देगी, समर्थन करेगी इस अध्यादेश के? कैसी बातें कर रही हैं? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अरे मैं अब आपको टोकूंगी, फिर आपको बुरा लगने लग जाएगा। लेकिन प्लीज मैडम, अपने शब्द मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश मत करिएगा। सिर्फ मुझे को टोकती हैं तो आप बातें ही ऐसी करेंगी कि मुझे टोकना पड़ जाएगा। मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, आप बात सुन ले। आप बात सुनाइए आप, लेकिन सही बात सुनाइएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। अरे कांग्रेस, अरे सुन ले, कांग्रेस की मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन कांग्रेस तो राहुल गांधी जी ने तो नारा दे दिया है बीजेपी के अगेंस्ट फाइट टू फिनिश का, फाइट टिल फिनिश का। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो अध्यादेश की बात है ये तो राज्यसभा में होगी ना। ये मुझे मत समझाइए, ये आदिल खान जी को समझाइए। मुझे लगता है, एक सेकंड में एक और चीज क्लियर कर दूं नाहिद जी, फिर आप बिना इंटरप्शन के बोलिएगा। आप क्लियर कर लीजिए, ये मैंने नहीं बोला कि ये कांग्रेस बीजेपी के साथ। ये आदिल खान जी बोल रहे थे, केजरीवाल की पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हें बोलिए मैडम, मेरे को मत बोलिए। बोलिए अब। नहीं, ठीक है, जो भी बोल रहा है तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि ये स्पष्ट है कि राज्यसभा में ये जो बिल आया है ये पास नहीं होगा, ये गिरेगा। और दूसरी बात, जो मैं अभी मिस्टर पुणे वाला पिछड़ों की बात कर रहे थे, तो इनको मालूम नहीं, अभी इस पार्टी में नए गए हैं, इनको मालूम नहीं है कि बीजेपी जो टोली है ये जो है 1980 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर इसकी बुनियाद पड़ी कि पिछड़े दलित यानी आदरणीय जगजीवन राम जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी देश के पीएम नहीं बन सकते। इसी के तहत तो आप देखिए, इसी साजिश के तहत तो प्राइवेटाइजेशन कर रही, पिछड़े दलितों का हक मारने वाली पार्टी, उनके हकों पर डंडी मारने वाली पार्टी, तभी तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे ताकि पिछड़े दलितों को आरक्षण का लाभ ना मिले नौकरी में। आप देखिए उत्तर प्रदेश की, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया, ये कहते हुए कि मेरे से पुनः पहले यहाँ पिछड़े दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे, अब पवित्र हो गया। चलिए अब मैं जवाब दे दूं। योगी जी ने कहा मैं अब जवाब, तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और एक सेकंड नाहिद जी, इतने ही पिछड़े दलितों के अगर आप लोग साथ थे तो राजभर जी आपका साथ छोड़कर चले गए और बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बातें नहीं करना चाहते पिछड़ों और दलितों पर। आप जवाब दे प्राची जी, मैं इस पर मेरा सख्त विरोध है कि इस प्रकार की टिप्पणी जो योगी आदित्यनाथ जी ने अगर कही है तो उसका प्रमाण दिखाया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि क्योंकि यहाँ पर कोई ओबीसी समाज का कोई व्यक्ति था इसलिए हमने धुलवाया। नहीं, यदि ये नहीं कहा गया है तो इस पर 153(1) का मामला बनता है और चैनल को भी रहना चाहिए सावधान कि इस प्रकार की टिप्पणियां जो जातिगत भेदभाव को, द्वेष को पैदा करती है, ऐसी टिप्पणी अगर कोई करता है तो किस प्रकार से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप मुझे बताइए योगी आदित्यनाथ जी का कहाँ है ये बयान, अन्यथा इसके लिए माफी मांगिए सार्वजनिक रूप से।
अब मुझे एक एक करके प्राची बातों का जी। जवाब देने दीजिए। प्राची जी, मुझे लगता है मैंने प्राची जी, सबसे अब समय खत्म हाँ, मैंने हो रहा है, सबकी जल्दी बात से। धैर्य से हाँ। सुनिए, बीच में हस्तक्षेप होगा तो बात और डिले होगी। जल्दी से, मेरे पास देखिए, समय खत्म अभी हो रहा है। आपने जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं जी, देखा, प्लीज बीच में मत जो टोकिएगा, आपने समय समाप्त हो गया है। सिर्फ शहजाद जी की आवाज है, बोलिए। अभी जो आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, आम आदमी पार्टी छोटे मियाँ है और कांग्रेस पार्टी बड़े मियाँ है। दोनों का एक दूसरे के प्रति ऐसा ही रिश्ता रहा है। समर्थन किसने किया था आम आदमी पार्टी को 2013 में? सबसे पहले यही कांग्रेस पार्टी ने। उन्हीं के वोट बैंक के साथ ये पंजाब दिल्ली में आगे बढ़ी, और आज जिस प्रकार से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि अब बता दीजिए कि क्या मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है कि नहीं है? आलोक जी, एक बार बता दीजिए। और दूसरी तरफ से जब ये कह रहे हैं कि ये समर्थन करते हैं अध्यादेश का, तो क्या कांग्रेस पार्टी मैं अब संविधान आप सभी विरोधी को है? बीच में JDU रोकूंगी। से शहजाद जी, मैं आपको ही बीच में रोक रही हूँ, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज की डिबेट बस यहीं तक, लेकिन आज की चर्चा से ये साफ हो रहा है कि एनडीए बनाम पीडीए का एक मोर्चा जरूर बन रहा है, लेकिन इस पीडीए मोर्चे के साथ साथ बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो तमाम राजनीतिक दलों के साथ आगे बढ़ रही हैं, और उन सब में सबसे आगे हैं अरविंद केजरीवाल, जो अध्यादेश को लेकर पहले अपने समर्थन की मांग पर अड़े हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।